उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। आज स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं और उनके साथ 14 विधायक और मंत्री के शामिल होने की खबर है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी छोड़ने वालों में बड़ी संख्या ओबीसी विधायकों की है। गुरुवार को स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ अखिलेश यादव से मुलाकात भी करने पहुंचे। उनके साथ बीजेपी के बागी एमएलए भी वहां पर मिले। मौर्य ने यह दावा किया कि बीजेपी को 2017 से पहले वाले आंकड़े पर ले जाएंगे। की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले। उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। तो आपको बता दें कि आज 14 एमएलए समेत खुद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लगातार कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा है कि वो नाराज चल रहे थे। और जैसा कि उन्होंने अपने इस्तीफे में भी जिक्र किया कि पिछड़ों की अनदेखी की वजह से उनके भीतर एक नाराजगी थी। और आज 14 एमएलए समेत खुद स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और आगामी चुनाव में मौर्य कद का कितना असर दिखेगा, इस पर सबकी नजर होगी। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में नंबर 2 की हैसियत वाले नेता थे। स्वामी प्रसाद मौर्य की छवि गैर यादव ओबीसी नेता की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कई विधायकों ने बीजेपी छोड़ दी है। मौर्य के पूरे उत्तर प्रदेश में पकड़ मानी जाती है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य भी बीजेपी से सांसद हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ है और अब मौर्य का अगला ठिकाना समाजवादी पार्टी है। और यूपी में मंत्री पद छोड़ने वाले मंत्रियों की संख्या 3 हो गई है। यूपी सरकार में आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की। और इससे पहले मंगलवार को यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और बुधवार को वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था। इन दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं की है। और उत्तर प्रदेश में दल बदलने की दौड़ अब शुरू हो चुकी है। कई मंत्री और विधायक भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। आज 3 मंत्री समेत कुल 14 विधायक बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और इसमें कई दिग्गज नाम भी शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, भगवत सागर, रोशनलाल वर्मा, विनय शाक्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रिजेश प्रजापति, मुकेश वर्मा, माधुरी वर्मा, राकेश राठौर, जय चौबे, आर.के. शर्मा, बाला अवस्थी, ये वो तमाम नाम हैं। वो 14 विधायक हैं जो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अब समाजवादी पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे। और अपने मंत्री पद से इस्तीफे के बाद धर्म सिंह सैनी ने यह कहा कि मंत्रियों का इस्तीफा रणनीति के तहत हो रहा है। कौन किस दिन इस्तीफा देगा ये पहले ही तय हो गया था। साथ ही दावा किया कि कुछ और भी लोग उनकी तरह बीजेपी छोड़ने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अब धीरे धीरे सियासत तेज होती जा रही है और गर्माती जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अब दल बदल शुरू हो चुका है। तमाम ऐसे बीजेपी के विधायक हैं और 3 ऐसे मंत्री हैं जो समाजवादी पार्टी का अब हिस्सा आज बनने जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसमें 3 मंत्री शामिल हैं और कई विधायक भी मौजूद हैं। आपके साथ क्या और भी मंत्री हैं जो अभी और जा सकते हैं? हाँ, अभी और संख्या है, आप गिनते रहिएगा बारी बारी इसी तरह। नंबर बता सकते हैं? नंबर के दावे बहुत किए जा रहे हैं। एक रोज करेगा। अच्छा, 2 एक दिन में नहीं करेगा, एक रोज करेगा। आज तीसरा दिन है, तीसरे मंत्री ने क्या, कल को एक और करने वाला है सुबह ही। तो आपने तो मना किया था कि नहीं जाएंगे, लेकिन क्या वजह रही? क्या मनाने में? क्या मैं उन्हें ये कहता कि हाँ मैं जा रहा हूँ? अच्छा,
तो अभी जब इस्तीफे की बात कही उसके बाद देखिए, क्या सबके डे फिक्स हो गए हैं, कौन किस दिन देगा, कौन किस दिन देगा। मेरा आज का डे फिक्स था तो मैंने आज दिया। आज तक रोकने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को रोकना था। तो आपके साथ और कौन से जो मंत्री हैं जिनसे क्या बात क्या हुई आपके? नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मंत्री काफ़ी आने वाले हैं, विधायक बड़ी संख्या में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से आज बैकफुट पे है, मनाने पर लगी हुई है, विधायकों को मनाने पर लगी हुई है। जिन विधायकों के टिकट कट रहे थे उन्हें वापस करने पर लगी हुई है। और बीजेपी के सहयोगी दल से भी 2 विधायकों के पार्टी छोड़ने की खबर आ रही है। अपना दल के विधायक अमर सिंह चौधरी सिद्धार्थ नगर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। तो वहीं विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। दोनों विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। और वहीं महान दल के अध्यक्ष केशन देव मौर्य ने बीजेपी छोड़ रहे बड़े नेताओं को मौसम विज्ञानी कहा है और कहा है कि इन्हें पता होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है। ये लोग मंत्री बने बिना नहीं रह सकते। चुनाव के आसपास ये बड़े नेता दूसरे दलों के ये मौसम विज्ञानी की तरह होते हैं और इन्हें पता होता किसकी सरकार बनने वाली होती है। ये मंत्री बिना बने रह नहीं सकते। तो ये दल बदल इसलिए करते हैं कि अब उन्हें पता है कि गांव में बड़ा विरोध है, जनता डंडे लेके बैठी है, तो लोग उससे उबे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी छोड़कर जाने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके पार्टी छोड़ने वालों पर हमला किया और कहा कि ओबीसी समुदाय को बीजेपी में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला। उन्होंने विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों में सिर्फ परिवार का भला होता है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया और लिखा कि ओबीसी समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जितना भाजपा में मिला है उतना किसी सरकार में नहीं मिला। हमारे लिए पी का अर्थ पिछड़ों का उत्थान है। कुछ लोगों के लिए पी का अर्थ सिर्फ पिता पुत्र परिवार का उत्थान होता है। कल्याण सिंह जी से बड़ा ओबीसी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं रहा है और न रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि वो जब उन्होंने मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया था तो उनके पास भी अच्छे रिजल्ट नहीं आए थे। सबसे बड़ा देश का ओबीसी जो है वो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी है, और उन्होंने अपने जो तार हैं सब ओबीसी और दलित समाज के साथ जोड़े हैं, किसानों और युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ जोड़े। वहीं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कहना है कि कुछ लोगों के बीजेपी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, सर्वे इनके खिलाफ था और इनकी टिकट कटने की संभावना थी। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वही लोग रिजाइन कर रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ जहाँ से विधायक थे वहाँ की जनता ने इनके खिलाफ थी और इन विधायकों के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसिंग था की वोट थी और इसलिए वो जानते थे कि नहीं ये जीतेंगे। और ये जो है जो एक सर्वे होता उस सर्वे में भी इनके खिलाफ आया और इनको भी पता चल गया कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, इसलिए बीजेपी को छोड़ करके ये गए हैं क्योंकि इनके टिकट भी कटने की संभावना थी। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी को सबसे ज्यादा 19 सीटें मिली हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। इसमें पहले चरण की 27 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया, वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं। तो आपको बता दें कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है समाजवादी पार्टी ने, जिसमें 29 विधायकों के नाम शामिल हैं। लेकिन साथ साथ इसमें सपा और आरएलडी का गठबंधन भी साफ देखने को मिल रहा है, जहां पर आरएलडी के 19 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी के 10 ही विधायक मैदान में उतारे गए हैं। और समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में नाहिद हसन का भी नाम है। नाहिद को कैराना से उम्मीदवार बनाया गया है, वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं। नाहिद के नाम पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का आरोप है कि नाहिद ने ही कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था।
और बीजेपी ने कैराना से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार नाहिद हसन को लेकर सवाल उठाए हैं। यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि हिस्ट्री शीटर को सपा ने बनाया अपना प्रत्याशी, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने ट्वीट किया और प्रदेश का अपराधी नंबर 1 बना समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नंबर 1 अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में जिस कैराना से हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर किया था, आज उसी विधानसभा क्षेत्र से कुख्यात गैंगस्टर को प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी कैराना को फिर से उसी कालखंड में ले जाना चाहती है। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सियासी दल जी जान से जुटे हुए हैं। सपा आरएलडी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। इस लिस्ट में सपा के 10 और आरएलडी के 19 उम्मीदवार के नाम हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपने 125 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इसमें 50 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को 172 सीटों पर मंथन किया। योगी आदित्यनाथ के यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगीं। पहले खबर थी कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक दिन पहले खबर आई कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर मोहर लगने से पहले ही अयोध्या में जश्न मनाया जाने लगा। अभी केवल अटकलें ही लग रही हैं कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां के साधु संत इसी बात से इतने खुश हो गए कि मिठाइयां बांटने लगे और योगी के समर्थन में नारे लगाए गए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, कहा जा रहा है कि इस बार आलाकमान योगी को राम की नगरी से टिकट दे सकता है और ये खबर सुनकर संतों ने यूपी में रामराज आने की भविष्यवाणी तक कर दी। योगी जी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि पुनः रामराज की स्थापना होना। ये पहली बार होगा जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले खुद ये बात कही थी, लेकिन वो कहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे इसका फैसला उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया था। और अफ्रीकी देश सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच भिड़ंत हो गई। पिछले साल अक्टूबर में वहां की सेना ने तख्तापलट करते हुए देश की सत्ता हथिया ली थी, जिसके बाद से ही वहां प्रदर्शन का दौर जारी है। और इसी कड़ी में सैकड़ों प्रदर्शनकारी राजधानी खर्तूम की सड़कों पर अपना विरोध जताने के लिए उतरे, जिन्हें हटाने में सुरक्षा बल के जवानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहले तो लोगों को हथियार से डराने की कोशिश की, लेकिन जब बात बनी नहीं तो जवानों ने उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इस कार्रवाई का असर ये हुआ कि प्रदर्शनकारी जहां खड़े थे वहां धुएं का गुबार छा गया, लेकिन सेना की तानाशाही के विरोध में डटे लोगों का हौसला फिर भी पस्त नहीं हुआ और इसके जवाब में उन्होंने भी सुरक्षा बल के जवानों पर खूब पत्थर बरसाए। वहीं एक दूसरे इलाके में सैकड़ों लोगों ने मिलकर जुलूस निकाला, साथ ही वहां की सेना को अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। प्रदर्शन की इसी तरह की तस्वीरें शहर के कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कास्कर मुंबई पुलिस के हाथ से निकल गया। असल में सोहेल कास्कर को 2014 में अमेरिकी एजेंसियों ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था और 2018 में वहां की अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और भारत की जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश में जुट गई थी। बताया गया कि लंबे वक्त तक मुंबई पुलिस अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में थी और सोहेल कास्कर के गुनाहों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी थी। तभी एक दिन मुंबई पुलिस को एक इंटरसेप्ट में सोहेल कास्कर की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया गया। फिर पता चला कि अमेरिका में दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कास्कर की सजा खत्म हो चुकी थी और वो अमेरिका से निकलकर दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुका है। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने एक महिला दुकानदार से खुद को थप्पड़ मरवाए। खबर है कि एक दिन पहले प्रशासन ने वहां की सब्जी मंडी को हटाने के लिए कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की थी, जिस पर वो काफी नाराज थे। और इसकी जानकारी मिलते ही प्रद्युमन सिंह तोमर उनका गुस्सा शांत कराने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां एक महिला से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। पिटाई तो कर ले। अरे पिटाई कर ले पहले। राज्य के मंत्री के इस आदेश पर वो महिला संकोच में पड़ गई। हालांकि प्रद्युमन सिंह तोमर ने उससे अपनी बात मनवा ही ली। सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। इसके साथ ही उन्होंने दुकानदारों की पूरी मदद का भरोसा भी दिया। पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। सरकार के मंत्री से मिले इस भरोसे के बाद गुस्साए दुकानदार शांत हो गए। पटना में बीजेपी नेता और पद्मश्री से सम्मानित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक पर दिए बयान पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। कुछ रोज पहले दया प्रकाश ने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी थी, जिसके विरोध में महात्मा फुले समता परिषद नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया
और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर उनका पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग जल रहे पुतले को लातों से मारते रहे। उन लोगों ने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुतला फूंकने से पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शहर की एक सड़क पर भी हंगामा किया। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और कंधे पर दया प्रकाश का पुतला लेकर इनकम टैक्स चौराहे की तरफ बढ़ते रहे। चौराहे पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने फिर से वहां नारे लगाए और फिर पुतले पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महान सम्राट अशोक पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है, यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दया प्रकाश पर सम्राट अशोक के अपमान का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से फौरन उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की। कोरोना और खासकर ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर अब राजधानी में बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 28,867 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 31 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 20 अप्रैल 2021 को एक दिन में 28,395 नए मामले सामने आए थे। इसके साथ ही दिल्ली में अब सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 94,160 हो गई है, जो कि करीब 8.5 महीने में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 26.22% हो बढ़कर 29.21% हो गई है। इससे पहले 3 मई 2021 को संक्रमण दर 29.55% थी। कर्नाटक के शिवमोग्गा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक 11 फीट लंबे किंग कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए, क्योंकि रेस्क्यू किए जाने से पहले उस कोबरा ने घंटों तक वहां दहशत फैला रखी। ये घटना तब हुई जब ये कोबरा कहीं से गांव में घुस आया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सांप पकड़ने वाले एक एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंची। लेकिन इतने बड़े कोबरा को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 11 फीट लंबा सांप और ऊपर से किंग कोबरा। एक बार तो वन विभाग की टीम भी इसे देखने के बाद सहम गई। रेस्क्यू से पहले एक पेड़ के नीचे एक बड़ा थैला रखा गया, जिसके आगे वाले सिरे पर प्लास्टिक का एक पाइप लगाया गया ताकि कोबरा पाइप से होकर उसमें आसानी से जा सके। इसके बाद शुरू हुई कोबरा पर काबू पाने की कोशिश। लेकिन जैसे ही सांप पकड़ने वाले उस एक्सपर्ट ने कोबरा की पूंछ पकड़ी, तभी वो फन फैलाकर उसे डसने के लिए पलटा, लेकिन वो आदमी किसी तरह से बच गया। इसी तरह कई बार उस कोबरा ने उस पर हमला किया। काफी देर तक उस किंग कोबरा को काबू करने की कोशिश चलती रही और इस दौरान वो कोबरा बचने के लिए कभी-कभी आदमी की कमर तक फन फैलाकर खड़ा हो जाता। हालांकि कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 11 फीट लंबे उस कोबरा को पकड़ लिया गया। और कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद के बीच WHO ने वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा होने की चेतावनी दे दी है। WHO की चेतावनी के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं। और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई बिहार के छपरा से, जहां एक आदमी वैक्सीन से बचने के लिए पूरी कोशिश करता नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर टीका लगाने के अभियान के तहत वहां पहुंची थी, लेकिन उस आदमी को वैक्सीन का इतना डर था कि वो बच्चों की तरह रोने लगा। अरे ना दुखाई। तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के छपरा की तस्वीर है। और आखिरकार एक आदमी ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया और फिर उसकी पीठ पर चढ़कर वो बैठ गया, तब कहीं जाकर उसे वैक्सीन लगाई जा सकी। और इससे पहले WHO ने साफ चेतावनी दी कि जिन लोगों ने टीका नहीं लगा है, ओमिक्रॉन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। It remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated. और इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में लोग वैक्सीन से बचते दिख रहे हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया। खुद वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान के खासम खास और पाकिस्तान के NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ ने इशारों में कबूला है कि पाकिस्तान दूसरों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है। वो चाहकर भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान पर दूसरे देशों का इतना कर्ज है कि वो अपनी आर्थिक नीतियां तय ही नहीं कर पाता। और जब उसके पास अपने आर्थिक फैसले करने की ही आजादी नहीं है, तो विदेश नीति को वो क्या तय करेगा? पाकिस्तान के NSA ने कहा कि उनके पास अपनी आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए पैसा ही नहीं है, और जब पैसा नहीं है तो उसे दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता है। पाकिस्तान के NSA ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दे देकर उसे अपने एहसानों के बोझ तले इतनी बुरी तरह दबा दिया है कि वो सिर ही नहीं उठा पा रहा।
वैसे तो पाकिस्तान की हालत बहुत पहले से खराब थी, लेकिन 2013 में उसने चीन की गोद में बैठने का ऐसा फैसला किया कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो फैसला था CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पाकिस्तान को लगा कि उसकी किस्मत चमक जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। चीन का CPEC कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक ऐसा जाल है जो चीन के शिंजियांग प्रांत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होते हुए बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट से जोड़ेगा। लेकिन उस प्रोजेक्ट की आड़ में चीन ने पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा दिया। अब हालात ऐसे हैं कि हाल ही में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व अध्यक्ष ने सरेआम कह दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा है। उस पर UAE, सऊदी अरब समेत दूसरे मुल्कों का इतना कर्ज है कि उससे उतारे नहीं उतर रहा। इसे आप ऐसे समझिए कि पाकिस्तान ने चीन से $450 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। किस लिए? अपने यहां व्यापार को तवज्जो देने के लिए। मगर व्यापार तो खाक बढ़ा, पाकिस्तान ने वो पैसा सऊदी अरब से लिया कर्ज उतारने और दूसरे काम में खर्च कर दिया, और फिर चीन को 2600 करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी भारतीय रुपयों में करीब 1000 करोड़ रुपए का ब्याज अलग चुकाया। चीन से लिया पैसा तो पाकिस्तान ने दूसरे देशों का कर्ज निपटाने में खर्च किया, लेकिन अब चीन से उधार लिया पैसा लौटाने में उसे नानी याद आ रही। पिछले साल तो उसने चीन का कर्ज उतारने के लिए 1 साल का वक्त तक मांग लिया था, और अब वो मदद के लिए IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुंह ताक रहा है। सिर्फ दिवालियापन नहीं है, पाकिस्तान की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब है। वो चीन के कर्ज के दलदल में इतनी बुरी तरह फंस गया है कि जितना उससे निकलने की कोशिश करता है उतना ही उसमें धंसता चला जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोल चीन के पास है। चीन के इस कर्ज जाल का पाकिस्तान तो सिर्फ एक भुक्तभोगी है। भारत के दूसरे पड़ोसी श्रीलंका, जिसकी बात अभी रवि कर रहे थे, उसको तो चीन ने घुटनों पर लाकर रख दिया है। श्रीलंका ने चीन से $500 करोड़ से भी ज्यादा यानी भारतीय रुपयों में करीब 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया हुआ है, वो भी काफी ज्यादा ब्याज दर पर। वही उससे चुकानी है, और उसने पिछले साल एक बार फिर चीन से $100 करोड़ का कर्ज उठा लिया। अब हाल यह है कि श्रीलंका दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुका है। वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट भरने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। एक श्रीलंकाई रुपया भारत के 36 पैसे के बराबर है, और श्रीलंका में मिर्च की कीमत श्रीलंकाई रुपए में 710 किलो पहुंच चुकी है, 710 रुपए किलो पहुंच चुकी है। टमाटर वहां 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, गाजर भी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, भिंडी 200 श्रीलंकाई रुपए किलो, कच्चा केला 120 श्रीलंकाई रुपए किलो बिक रहा है। इसी वजह से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष ने अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगा दी। मतलब यह कि वहां खाने पीने की चीजों की कीमत सरकार खुद तय करेगी, और तो और लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए सेना को काम पर लगा दिया गया है। चीन के कर्ज ने श्रीलंका की पहले ही कमर तोड़ी हुई थी, और उस पर कोरोना ने पर्यटन के भरोसे चलने वाली श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बैठा दिया। लेकिन चीन इसे कर्जा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट कहता है, निवेश। वो दावा करता है कि वो विकासशील देशों को आर्थिक मदद देकर उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, लेकिन मदद की आड़ में चीन कर्ज का ऐसा चक्रव्यूह रच देता है कि उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। चीन का दिया कर्ज दूसरे देशों को इतना महंगा पड़ता है कि पूरा का पूरा देश ही एक तरह से चीन का गुलाम बन जाता है। और दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर तेल की एक पाइपलाइन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये बताया गया कि आग बीती रात लगी, जिसके बाद वहां धमाके भी होने लगे और आग देखते ही देखते काफी तेज फैलती चली गई। पाइपलाइन से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों ने वहां जुटे लोगों को डरा कर रख दिया। इस दौरान काले धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया, और घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम वहां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई। लेकिन तब तक आग इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि उन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। और हरियाणा के सोनीपत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां 3 पेट्रोल पंपों पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई और एक पेट्रोल पंप से बदमाश 50,000 रुपए लूटकर फरार भी हो गए, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां मौजूद एक कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर डराया। इसके बाद उसे धमकाते हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर के पास ले गए और फिर दफ्तर खुलवाकर कैश काउंटर और अलमारी में रखा कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि बदमाशों ने इसके बाद 2 और पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात की। 3 पंपों पर वारदात हुई है। एक पंप पे 50,000 रुपए की डकैती हुई है। हालांकि एक पेट्रोल पंप पर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए और कर्मचारियों के दरवाजा नहीं खोलने पर वो फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए।
जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर गश्त बढ़ाने और बदमाशों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। धुंध की सीजन में हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ERV अपने डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप पर एक बार जाए। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लूट की वारदात पर लगाम नहीं लगने पर रात के वक्त पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से इस्तीफों का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिनों में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत बीजेपी के 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। और इस लिस्ट में उस वक्त आयुष मंत्री धर्म सिंह सैनी का भी नाम जुड़ गया जब उन्होंने अपना इस्तीफा राजभवन भेजा। उनसे पहले मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और बुधवार को दारा सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। इन दोनों नेताओं की तरह इस्तीफे के बाद सहारनपुर की नकुड़ सीट से विधायक धर्म सिंह सैनी ने भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और आने वाले दिनों में भी इस्तीफों का दौर जारी रहने की बात कही। 20 तारीख तक प्रतिदिन एक मंत्री 3-4 विधायक रोज इस्तीफा देंगे। इनके अलावा औरैया की बिधुना सीट से विधायक विनय शाक्य और फिरोजाबाद की शिकोहाबाद सीट से विधायक मुकेश वर्मा ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। 100 लोग हैं, 100 लोग। नाम किसी सब हम बता देंगे, लिस्ट आ जाएगी, हम बता देंगे। अब तक जिन 14 लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़ने का ऐलान किया है उनमें 11 ओबीसी नेता हैं। हालांकि बीजेपी यूपी में इस्तीफों के सिलसिले को ज्यादा तवज्जो देती नहीं दिख रही। बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर है कि अपनी और अपने परिवार की दावेदारी बीजेपी में पक्की नहीं होती देख कुछ लोग नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। और बताया गया कि बीजेपी छोड़कर जाने वाले ज्यादातर नेता वही हैं जिनका इतिहास कई पार्टियां बदलने का रहा है। इसीलिए बीजेपी इस्तीफों के सिलसिले को भगदड़ नहीं मान रही। और बीजेपी सूत्रों की ओर से यह भी कहा गया कि इन लोगों के जाने से पार्टी की मजबूती और वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। जनता उनसे नाराज थी, वो जहाँ समझ रहे थे हम हार जाएंगे इसलिए जो है या टिकट नहीं मिलेगा इसलिए पार्टी को छोड़ करके गए। धर्म संसद में विवादास्पद बयान देने वाले जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले उन्होंने हरिद्वार की धर्म संसद में विवादास्पद बयान दिया था। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हो गया और साइना नेहवाल को युवा खिलाड़ी मालविका ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मालविका ने साइना को 21-17 और 21-9 से शिकस्त दी। कोरोना नियमों के बीच पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। इस दौरान मकर संक्रांति से पहले वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया। इस मेले में लोग कोरोना नियमों का पूरा पालन करें, इसके लिए वहां प्रशासन और पुलिस की कई टीमें भी तैनात की गईं। कांग्रेस ने कर्नाटक में चल रही अपनी पदयात्रा को कोरोना संकट की वजह से फिलहाल रोकने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में कैदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई। यानी तब तक कैदियों के परिवार वाले उनसे नहीं मिल सकते। हालांकि ये मुलाकात ऑनलाइन की जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली एनसीपी ने यूपी में कांग्रेस को कमजोर पार्टी बता दिया। हालांकि दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रही, लेकिन जब बात यूपी की आई तो एनसीपी ने अपनी ही सहयोगी पर निशाना साधने में देरी नहीं की। पिछले कई चुनाव से खासकर 90 के बाद उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो रही है। पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और एनसीपी को क्षेत्रीय पार्टी बताते हुए उसे सीधी चुनौती दे डाली। तो उनको लगता है कमजोर है, तो ये 10 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी में कितना दम है और एनसीपी में कितना दम है। खबर है कि अब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता किया जाएगा कि तीसरी लहर में तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अस्पतालों में आईसीयू में दाखिल मरीजों और ओमिक्रॉन से मरने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और ये पता चलेगा, कोशिश की जाएगी कि ओमिक्रॉन से होने वाले संक्रमण किस हद तक खतरनाक है। बताया जा रहा है कि इसके शुरुआती नतीजे मिलने में 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इससे पहले सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए की जा रही थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ओमिक्रॉन की मौजूदगी है या फिर नहीं, या ये कितनी है। लेकिन अब जब ओमिक्रॉन से जुड़ रहे मरीजों के आंकड़े बढ़ने लगे तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये फैसला लेने की बात सामने आई है। बिहार के पश्चिम चंपारण में ईदगाह से अतिक्रमण हटाने के दौरान लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि प्रशासन की टीम ने 6 जनवरी को भारत नेपाल सीमा के पास बनी एक ईदगाह और दूसरी इमारतों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। लेकिन जब 2 दिन पहले प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने ईदगाह के पास पहुंची तो वहां पहले से बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और प्रशासन की टीम को भागकर पुलिस थाने में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि पथराव इतना जोरदार था कि खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के भी शीशे टूट गए
और अतिक्रमण हटाने के लिए लाई गई मशीन के ड्राइवर को भी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसके बाद अगले दिन प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंची और खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से ईदगाह पर किए अतिक्रमण को तोड़ा गया और कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। अतिक्रमण खाली करा लिया गया है, शांतिपूर्वक ढंग से अतिक्रमण खाली हुआ। वहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बवाल करने के आरोप में करीब 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। शिवसेना ने यूपी में गठबंधन के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने कांग्रेस पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया। शिवसेना ने दावा किया कि उसने गोवा और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ गठबंधन का हाथ बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस साथ आने के लिए तैयार नहीं हुई। जो महाराष्ट्र में आपके साथ काम कर रहे हैं, सरकार में है, अब उनके साथ भी इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो गठबंधन की राजनीति का ये धर्म नहीं होता। वहीं शिवसेना के इस आरोप पर कांग्रेस की तरफ से सफाई दी गई। जो उत्तर प्रदेश का इंचार्ज है मिस प्रियंका गांधी और हमारे अध्यक्ष है सोनिया जी और बाकी लोग वो निर्णय ले लेंगे इसके ऊपर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और उनके पीए की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की। मुंबई पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 16 करोड़ रुपए का नशीला पदार्थ भी जब्त करने का दावा किया। लोहड़ी के मौके पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने लोगों को शुभकामनाएं दी और सभी के लिए खुशहाली की कामना की। श्रीलंका के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने संन्यास का फैसला वापस ले लिया। वहां के खेल मंत्री के समझाने पर उन्होंने अपना ये इरादा बदला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 17 साल की एक खिलाड़ी के अपहरण से सनसनी फैल गई। उसके परिवार वालों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे उस स्टेडियम के बाहर से किडनैप किया जहां वो रोजाना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए जाया करती थी। 3 मिनट तक उसकी बात हुई है पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रही है। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उस खिलाड़ी की तलाश में जुट गई। हम उसको जल्दी से जल्दी बरामद करेंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के काम में दमकल की कई गाड़ियां लगानी पड़ी। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखने लगी। इमारत से उठ रहा काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया, जिसे बुझाने में लगी दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इस आग को बुझा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। मुंबई में रेलवे के कई यार्ड यानी वो जगह जहां ट्रेनों की साफ सफाई और उनकी मरम्मत की जाती है, उनके कोरोना हॉटस्पॉट बनने से हड़कंप मच गया। पश्चिम रेलवे के करीब 900 कर्मचारी अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 700 से ज्यादा इन यार्ड में काम करने वाले हैं, यानी कि कुल पॉजिटिव कर्मचारियों का 70%। यही वजह रही कि सभी यार्ड की साफ सफाई पर जोर दिया जाने लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें मुंबई सेंट्रल EMU यार्ड से भी सामने आई, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाल लिया। न सिर्फ यार्ड का बल्कि रेलवे अफसरों के कमरों का भी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं रेलवे के, और ऐसे में तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं उनके रूम का यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम कर रहे कर्मचारियों ने यार्ड में पहुंच रही ट्रेनों के अंदर भी साफ सफाई की। ट्रेनों की सीटों, हैंडल और खिड़कियों समेत हर उस चीज को सैनिटाइज किया गया जो लोगों के संपर्क में ज्यादा आती है। 33 मैन पावर हमने इसमें डिप्लॉय कर रखा है और डेली हम लोग इसकी टेस्टिंग, डेली हम लोग इसकी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। बताया गया कि मुंबई सेंट्रल के अलावा कांदिवली और विरार के यार्ड को भी रोजाना दिन में 6 बार सैनिटाइज किया जाता है, ताकि रेलवे कर्मचारी कोरोना की जद में ना आए और ट्रेनें पटरियों पर इसी तरह दौड़ती रहें। स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी से इस्तीफा देने वाले 14 विधायक और मंत्री आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक दिन पहले अखिलेश यादव से मुलाकात भी की थी। हिंदू समाज में जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए विश्व हिंदू परिषद आज से देश भर में एक अभियान शुरू करेगी, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाकर कई रॉकेट दागे गए। इस हमले में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। कर्नाटक के मंगलुरु से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले की है।
जब आरोपी राजस्थान के रहने वाले एक मजदूर का फोन लेकर भागा, उस पर वहां मौजूद वरुण नाम के इस एएसआई की नजर पड़ गई, जो उसके पीछे दौड़ पड़ा। टेढ़ी मेढ़ी गलियों, सड़क पर हो रहे गड्ढों, उनमें भरे पानी और ट्रैफिक से जूझते हुए उस पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। आरोपी को सड़क पर गिराकर वो पुलिस वाला उसके ऊपर बैठ गया। 2 of them have been arrested right now. Both of them belong to Mangalore city only. आरोपी को जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा, तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उसको जमीन से उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से वहां से भाग न पाए। लेकिन फिर हुई तलाशी। हालांकि वो कभी गर्दन तो कभी हाथ हिलाकर मना करता रहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसकी जीन्स की जेब से मजदूर का मोबाइल बरामद कर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को कोरोना हो गया। कांग्रेस नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद वो घर पर ही क्वारंटीन हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन और देवास में मकर संक्रांति के मौके पर नदी किनारे होने वाले स्नान और मेले पर रोक लगा दी गई। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। फिलहाल सरकार 15 से 18 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगा रही है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में के श्रीकांत समेत 7 भारतीय खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद ये सभी खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के नाम पर सियासत तेज हो गई। पहले कहा जा रहा था केजरीवाल जल्द ही भगवंत मान के नाम का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। केजरीवाल ने ऐलान किया कि वो भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने से पहले जनता से पूछेंगे। ये ऐलान करते समय उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि खुद भगवंत मान ऐसा चाहते हैं। कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। आम आदमी पार्टी ने जनता की राय जानने के लिए एक नंबर भी जारी किया, लेकिन बीजेपी ने उसकी नीयत पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि ये सब भगवंत मान को साइडलाइन करने के लिए हो रहा है। फोन की राय किसने सुनी, किसने देखी, किसने करी, ना कोई और चेहरा ना कोई बात, बस एक ही पर्पस है, भगवंत मान का पत्ता काटने का रास्ता है। तालों के लिए मशहूर यूपी के अलीगढ़ में एक बुजुर्ग कारीगर ने 400 किलो का एक ताला बनाया। इसकी लंबाई 10 फीट और चौड़ाई 4.5 फीट है। दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ताला है। अब ये कारीगर इस ताले को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए सौंपना चाहते हैं। तो ये हम इस ताले को राम मंदिर के लिए भेंट करना, अपनी हार्दिक इच्छा के अनुसार इसको हम भेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी की उसके सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जिन दो दलों से सहमति की खबर आई, उनमें अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल और संजय निषाद वाली निषाद पार्टी का नाम है। और सूत्रों के मुताबिक अपना दल को 10 से 14 सीटें देने पर सहमति बनी है। पिछले चुनाव में अपना दल को 11 सीटें दी गई थी, जबकि इस बार इससे कुछ ज्यादा दी जा सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी को इस समझौते में 15 से 18 सीटें दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अपना दल 25 और निषाद पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीटों के समझौते पर हुई बातचीत से दोनों बीजेपी के सहयोगी दल संतुष्ट दिखे। खबर यह भी है कि दोनों पार्टियों के कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और पहले इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें 6 महीने 1 साल पहले देना चाहिए। पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, पूरा टाइम पूरा कर लिया, मंत्रालय के सारे सुख भोग लिए, फिर आज जाके मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बीजेपी नेता और बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि बिजली कर्मचारियों ने उन पर अवैध तरीके से मोटर चलाने और बिजली बिल नहीं चुकाने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी नेता रामप्रसाद चौधरी बिजली कर्मचारियों से भिड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वो सड़क किनारे कर्मचारियों के साथ बहस करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गाली देने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। औकात से बात करिए, गाली नहीं दी आप, बदतमीजी से बात मत करिए आप, मेरे को बदतमीजी से बात मत, मैं किसान हूँ। यह हंगामा तब हुआ जब बिजली विभाग के लोगों ने रामप्रसाद चौधरी के खेत से एक अवैध मोटर जब्त कर ली, जिसका पता चलते ही बीजेपी नेता ने उनकी गाड़ी रोक ली। बहस शुरू हुई और फिर थोड़ी ही देर में वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अभद्र व्यवहार कर रहे हो आप। चोरी चलाओगे तो क्या करूंगा? पैसे दिए मैंने, आधे पैसे दिए, आधा तो कनेक्शन एक मोटर के दिए ना। वायरल वीडियो में बिजली कर्मचारी एक कनेक्शन पर 2 मोटर चलाने की बात कहते सुने गए, जबकि बीजेपी नेता उन्हें आधे पैसे देने की बात कहते सुनाई दिए। बीच बीच में बीजेपी नेता उन पर धौंस भी जमाते नजर आए। बिल किस नाम से है? बिल क्या होगा जिसके नाम से आधे पैसे मैंने इनको दिए।
किस नाम से दिए? जिसके नाम से मत, जिसका कनेक्शन उसके नाम से आधे पैसे दिए। सड़क किनारे बीजेपी नेता और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान वहां जमीन पर कुछ पैसे भी गिरे दिखाई दिए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर हुए 14वें दौर की बैठक बेनतीजा रही। कोर कमांडर स्तर की बातचीत करीब 13 घंटे चली। त्रिशूल मोल्दो सीमा पर यह बैठक हुई और उसमें दोनों पक्षों के रक्षा और विदेशी मामलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। दोनों पक्षों ने सर्दियों में भी पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रभावी प्रयास करने पर भी सहमति व्यक्त की। साथ ही कमांडरों की वार्ता का अगला दौर जल्द से जल्द करने पर सहमति बनी है। कर्नाटक के मंगलुरु से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले की है, जब आरोपी राजस्थान के रहने वाले एक मजदूर का फोन लेकर भागा। उस पर वहां मौजूद वरुण नाम के इस एएसआई की नजर पड़ गई, जो उसके पीछे दौड़ पड़ा। टेढ़ी मेढ़ी गलियों, सड़क पर हो रहे गड्ढों, उनमें भरे पानी और ट्रैफिक से जूझते हुए उस पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। आरोपी को सड़क पर गिराकर वो पुलिस वाला उसके ऊपर बैठ गया। 2 of them have been arrested right now. Both of them belong to Mangalore city only. आरोपी को जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा, तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उसको जमीन से उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से वहां से भाग न पाए। लेकिन फिर हुई तलाशी। हालांकि वो कभी गर्दन तो कभी हाथ हिलाकर मना करता रहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसकी जीन्स की जेब से मजदूर का मोबाइल बरामद कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ लाखों करोड़ों के निवेश से जुड़े समझौते पर साइन किया। यह समझौता राज्य में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 के तहत हुआ और कंपनी के मुताबिक गुजरात सरकार के साथ 5,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस के इस निवेश के जरिए राज्य में 10 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। गुजरात को कार्बन फ्री यानी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रिलायंस ने 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया, जिसके जरिए राज्य में 100 गीगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया। रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी से जुड़ा यह प्लांट लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने कच्छ में 4.5 लाख एकड़ जमीन के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया है। आ वखते हमारा चेयरमैन श्री मुकेश भाई अंबाणीए जे जाहेरात करी थी ग्रीन एनर्जी ने, एना उपरनो एक मोटो प्रोजेक्ट अमे गुजरात में लाव्या छे अने एनु एमओयू अमे आजे कर्युं छे, जेनो अंदाजे 5 लाख करोड़નું इन्वेस्टमेंट है અને લગભગ 10 લાખ ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટનું જનરેશન એનાથી થશે।